अध्याय 221। क्या वे अब मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं? एक पागल रात और एक कोमल रात। अपने अवकाश के दौरान नैना सिंह ने फोन पर मुफ्त उपहार कार्ड का उपयोग करके सेक्सी पोशाकों के कई सेट ऑर्डर करने की कोशिश की, जिनमें छात्रों और नर्सों के लिए पोशाकें भी शामिल थीं। कॉल प्राप्त होने पर व्यापारी ने तुरंत सामान पहुंचा दिया। एक पल के लिए भी देरी करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह रेयांश मेहता पर अच्छा प्रभाव डालना चाहता था। एक पागल रात के बाद अगले दिन नैना सिंह बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, जबकि रेयांश मेहता पूरी तरह ऊर्जावान बना हुआ था। आखिरकार अपनी वर्तमान काया के साथ वह अस्थि शोधन और स्नायु पुष्टिकरण के बाद आम लोगों से काफी अलग था। नौकरों से सभी उपहारों को एक भंडारण कक्ष में रखवाएं। नैना सिंह के मामलों की देखभाल करने के लिए यांग जिंगरुई को फोन करने के बाद रेयांश मेहता सैन्य कृत्रिम अंगों पर अपना शोध जारी रखने के लिए अनुसंधान संस्थान पहुंचे। यूचेन ग्रुप को अब प्रमुख खिलाड़ी माना जाता है और अश्विन परमार ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में रेयांश मेहता की स्थिति का लाभ उठाकर विभिन्न लाभ प्राप्त किए हैं। न केवल परियोजनाएं शीघ्रता से शुरू की जा सकती हैं, बल्कि अनुमोदन और समीक्षा भी कुछ ही सेकंड में पूरी हो जाती है और इस परियोजना को अनेक व्यवसायों से पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ है। प्रदर्शनियों का आयोजन, विज्ञापन देना, उपकरण खरीदना और सामग्री ढूंढना, ये सभी व्यवसाय के लिए शीर्ष प्राथमिकताओं में सूचीबद्ध हैं। यहाँ तक कि अगर उन व्यापारियों के पास अन्य महत्वपूर्ण व्यवसाय भी थे, तो उन्होंने उन सभी को एक तरफ रख दिया और यूचेन समूह के व्यवसाय को पूरा करने को प्राथमिकता दी। इसके अलावा सभी कीमतें यथासंभव न्यूनतम हैं। दान में दी गई 50 मिलियन की राशि की तुलना में यहाँ बचाई गई धनराशि बहुत भिन्न और विशाल है। यही कारण है कि रेयांश मेहता को राष्ट्रपति बनना पड़ा। नवरंग प्रांत में मेहता इंडस्ट्रीज को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोकना किसी के लिए भी मुश्किल है। उल्लेखनीय है कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 50 मिलियन युआन का दान एक भी वस्तु छूटे बिना गरीब पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचाया गया, और यह सब मेहता इंडस्ट्रीज के प्रमुख के नेतृत्व में लाइव मीडिया प्रसारण के माध्यम से किया गया। मीडिया के कैमरों ने कई अन्य बच्चों और ग्रामीणों की मासूम मुस्कान को भी कैद किया। दृश्य बहुत ही मार्मिक हैं। जैसे ही मीडिया ने बाद की घटनाओं को प्रसारित किया, रेयांश मेहता की लोकप्रियता अपने चरम पर पहुंच गई और जनता के बीच उनके समर्थकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। इससे रेयांश मेहता को भविष्य में जो कुछ भी करना था उसके लिए अनेक सुविधाएं मिल गईं। एक बार यह अंतिम समस्या हल हो जाने पर ड्रैगन किंग के लौटने से पहले उसे नवरंग प्रांत में बढ़त मिल जाएगी। प्रयोगशाला में रेयांश मेहता ने सैन्य कृत्रिम अंग पर विचार किया, साथ ही ड्रैगन राजा की वापसी के लिए अपनी तैयारी की कमी के बारे में भी सोचा। और उसी क्षण अचानक प्रयोगशाला की लाइटें बुझ गईं और कई मशीनें कुछ देर तक चमकती और बुझती रहीं। उसके बाद बिजली पूरी तरह से चली गई। सौभाग्यवश उसने पहले ही परीक्षण संबंधी जानकारी स्वचालित रूप से सहेज ली थी, अन्यथा उसकी पूरी सुबह बर्बाद हो जाती। अचानक बिजली गुल होने से रेयांश मेहता का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने पहले ही अधिकारियों को सूचित कर दिया है कि अनुसंधान प्रयोगशाला का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जा रहा है और बिजली काटना असंभव है। भले ही अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में प्रतिबंधों के कारण बिजली कटौती हो रही हो, लेकिन उनके क्षेत्र में ऐसा होना असंभव है। उन्होंने अनुसंधान प्रयोगशाला के प्रमुख से पूछा तो पता चला कि संबंधित विभागों ने कोई पूर्व सूचना नहीं दी थी, जिसका अर्थ है कि बिजली अचानक गुल हो गई थी। या तो किसी ने जानबूझकर अनुसंधान प्रयोगशाला क्षेत्र में बिजली ग्रिड काट दिया, या शायद कोई गहरी पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति उसका विरोध कर रहा है। और यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से ड्रैगन पैलेस से भी संबंधित है। जो लोग अधिकारियों को प्रभावित कर सकते हैं और उनकी शक्ति को काट सकते हैं, उनका दर्जा और प्रतिष्ठा बहुत ऊंची होनी चाहिए। रेयांश मेहता ने तुरंत किसी के बारे में सोचा, कोई और ऐसा नहीं कर सकता था। ये व्यक्ति नवरंग प्रांत में ड्रैगन राजा का शक्तिशाली आधार भी था, जो उसे नदी को उलट देने वाले उग्र ड्रैगन की तरह दंड से मुक्ति के साथ कार्य करने की अनुमति देता था और जो कुछ भी वह चाहता था उसे प्राप्त करता था। रेयांश मेहता ने यूचेन समूह के अन्य हिस्सों को फोन कॉल किया। यह पाया गया कि उनमें से लगभग सभी की बिजली काट दी गई थी, जो स्पष्ट रूप से मेहता इंडस्ट्रीज को निशाना बनाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था। उद्देश्य स्पष्ट है और इसके पीछे के कारण भी स्पष्ट हैं। रेयांश मेहता ने तुरंत अश्विन परमार सहित सभी प्रभारी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, समूह के सामान्य संचालन को सुनिश्चित करने और कर्मचारियों के काम में किसी भी तरह की बाधा को रोकने के लिए बैकअप जनरेटर शुरू करें। मैं इस मामले को संभाल लूंगा। फिलहाल बिजली के बिना रेयांश मेहता की शोध संबंधी विचारधारा भी बाधित हो गई है। अब जब उन्होंने अपना कदम उठा लिया है तो उन्हें जाकर उनसे उचित चर्चा करनी चाहिए। ये व्यक्ति पिछले अशोक वर्मा, विशाल कुमार से अलग है। उनके साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए और रेयांश मेहता को व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए और मुद्दे को सुलझाने के लिए कोमल तरीकों का उपयोग करना चाहिए। अनुसंधान प्रयोगशाला के बाहर आते ही अश्विन परमार और अन्य सुरक्षाकर्मी तुरंत उनके पीछे चले गए। लोगों को लेने के लिए अनुसंधान प्रयोगशाला तक एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई। हेलीकॉप्टर में सवार होने के बाद ये प्रांतीय राजधानी तोंगचेंग की ओर उड़ गया। मुंबई एक प्रांतीय राजधानी नहीं है, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था मेहता इंडस्ट्रीज की तुलना में कहीं अधिक विकसित है। टोंगचेंग एक ऐसा शहर है जिसका इतिहास तांग राजवंश के समय से जुड़ा हुआ है। शहर की प्राचीन इमारतों को संरक्षित रखा गया है, जो हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। हेलीकॉप्टर एक सार्वजनिक हेलीपैड पर उतरा। मेहता इंडस्ट्रीज के टोंगचेंग में कई व्यवसाय, शाखाएं और कार्यालय हैं। एक समर्पित ड्राइवर ने रेयांश मेहता और सुरक्षाकर्मियों को मलेशिया से लिया और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाया। एक पुराने आवासीय क्षेत्र के बाहर पहुंचने पर सड़क के किनारे लगे घने प्राचीन वृक्ष पास की पुरानी सड़क को छाया प्रदान कर रहे थे। पुराने मोहल्ले की हर ईंट और टाइल बेहद सादी और सादी है, जिसमें समय के साथ एक आकर्षण सा है।
मोहल्ले में कई बुजुर्ग लोग बातें करते और शतरंज खेलते नजर आते हैं। रेयांश मेहता ने काफिले को आवासीय क्षेत्र के बाहर रुकवाया और सुरक्षा गार्डों को निर्देश दिया कि वे दूरी बनाए रखें ताकि बुजुर्गों को परेशानी न हो, क्योंकि इस समुदाय के सभी निवासी सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं जो देखने में भले ही साधारण लगते हों लेकिन वास्तव में वे प्रभावशाली हैं। यहाँ तो सबसे खूंखार अपराधी भी कोई उपद्रव करने की हिम्मत नहीं कर सकते। यहाँ आने वाले कई बड़े बड़े अधिकारियों को भी झुककर उनका अभिवादन करना पड़ता है। पुराने आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर एक सुरक्षा गार्ड खड़ा था। जब उसने रेयांश मेहता को आते देखा तो उसे तुरंत लगा कि यह युवक साधारण नहीं है। भले ही रेयांश मेहता ने आज साधारण कपड़े पहने थे, फिर भी वह अपनी असाधारण आभा को छिपा नहीं सका। द्वारपाल ने आलस से पूछा, अरे बच्चे, तुम किसे ढूंढ रहे हो? द्वारपाल वहां रहने वाले लगभग हर घर को जानता था और उसने तुरंत रेयांश मेहता को एक अपरिचित चेहरे के रूप में पहचान लिया। मैं श्री गुप्ता को ढूंढ रहा हूं, रेयांश मेहता ने कहा। तुम उसके लिए कौन हो? द्वारपाल ने पूछना जारी रखा। रेयांश मेहता ने एक क्षण सोचा और कहा, मैं वही डॉक्टर हूं जिसे उसने आमंत्रित किया था। डॉक्टर? दरबान ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि श्री गुप्ता की पत्नी हाल ही में बीमार थीं और काफी समय से बाहर नहीं दिखी थीं। उस समय द्वारपाल ने इस मामले पर और जोर नहीं दिया। रेयांश मेहता कोई बुरा इंसान नहीं लग रहा था और किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि यहाँ कोई परेशानी खड़ी करे। ये ध्यान देने योग्य बात है कि अंदर रहने वाले लोगों में न केवल उच्च पदस्थ अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति थे बल्कि सैन्यकर्मियों के कई रिश्तेदार भी थे। आवासीय क्षेत्र में प्रवेश करते ही रेयांश मेहता ने वहां चहलकदमी की और अपने फोन पर श्री गुप्ता की तस्वीर देखकर शतरंज खेलते हुए अपने लक्ष्य को तुरंत पहचान लिया। श्री गुप्ता 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, उनके आधे बाल सफेद हैं। उन्होंने भूरे रंग की प्लेड शर्ट पहनी हुई है जो 1980 के दशक की शैली की है। वह न तो लंबा था और न ही उसका रूप रंग बहुत अच्छा था। वह पार्क में सुबह व्यायाम करने वाले किसी बुजुर्ग व्यक्ति जैसा दिखता था। श्री गुप्ता एक पेड़ की छाया में शतरंज खेल रहे थे जबकि उनके बगल में कई बुजुर्ग लोग खेल का गहन अध्ययन कर रहे थे तथा अपनी राय और सुझाव दे रहे थे। रेयांश मेहता उनके पास आया, उन्हें परेशान नहीं किया बल्कि शतरंज का खेल भी देखता रहा। उसके बगल में बैठे बुजुर्ग लोगों ने इस अजनबी में कोई रुचि नहीं दिखाई। वे उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे मानो वह अदृश्य हो और अपने अपने कामों में व्यस्त थे। शतरंज का ये खेल काफी देर तक चला और खेल समाप्त होने के बाद कई और खेल खेले गए। ये सभा दोपहर तक समाप्त नहीं हुई जब अन्य वृद्ध पुरुषों की पत्नियां उन्हें दोपहर के भोजन के लिए वापस बुलाने आईं। केवल श्री गुप्ता ही बचे। इस समय उसने अपना सिर उठाया, रेयांश मेहता की ओर देखा और आधी मुस्कान के साथ कहा, युवक, तुम बहुत हिंसक हो। विशाल कुमार को मारने के बाद क्या तुम अब मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? श्री गुप्ता को पता था कि रेयांश मेहता आ रहा है और वह ये भी जानते थे कि रेयांश मेहता कौन है। वह तो ये भी जानता था कि विशाल कुमार के साथ क्या हो रहा था। श्री गुप्ता ने अपनी छाती की जेब से विशेष रूप से उपलब्ध कराई गई सिगरेट का एक पैकेट निकाला, उसे चुपचाप जलाया और पूरी तरह से उदासीन नजरों से देखा। वह इतना शांत था कि रेयांश मेहता को ऐसा लग रहा था जैसे वह रुई के टुकड़े के सामने खड़ा है और कुछ भी करने में असमर्थ है। लेकिन रेयांश मेहता डर नहीं रहा था, उसके पास आग थी। बिल्कुल नहीं, मिस्टर गुप्ता विशाल कुमार से अलग हैं। उन्होंने कई बुरे काम किए हैं और उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। अगर मैं जानकारी नहीं भी दूं तो भी देर सवेर कानून उन्हें सजा देगा। जब मुंबई के दक्षिण पश्चिम में स्थित नए कारखाने में कोई समस्या आई तो सर्किट की मरम्मत के लिए दौड़ना और बिजली कटौती करना उचित ही था। श्री गुप्ता एक अत्यंत सम्मानित व्यक्ति हैं जिन्होंने नवरंग प्रांत के लोगों के लिए लगन से काम किया है और महान योगदान दिया है। एक कनिष्ठ होने के नाते मैं कोई दुस्साहस नहीं कर सकता। यद्यपि गुप्ता लाओ अब एक साधारण वृद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन उस समय जब रेयांश मेहता का जन्म भी नहीं हुआ था वे आधिकारिक तौर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति थे। कई वर्षों तक नौकरशाही की जटिलताओं से जूझने के बाद गुप्ता नवरंग प्रांतीय पार्टी समिति के सचिव पद तक पहुंचे और अपने संपर्कों का एक विशाल नेटवर्क बनाया। अब भी सेवानिवृत्ति के बाद भी उनका काफी प्रभाव है। केवल एक शब्द से न केवल मेहता इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनियों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता था बल्कि मुंबई का पूरा शहर कुछ ही समय में ब्लैकआउट की चपेट में आ सकता था। रेयांश मेहता ने उसे बहुत सम्मान दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मामला ज्यादा तनावपूर्ण हो जाए। श्री गुप्ता निश्चित रूप से ड्रैगन पैलेस में गुप्त रूप से छिपे हुए मोहरे नहीं हैं। यदि ड्रैगन पैलेस वास्तव में जिया साम्राज्य के भीतर शक्ति के इस स्तर को प्राप्त कर सकता है तो रेयांश मेहता को भाग्य के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। एल्डर गुप्ता द्वारा ड्रैगन पैलेस की मदद करने का वास्तविक कारण ये था कि मूल कहानी में एल्डर गुप्ता और ड्रैगन किंग के स्वामी पुराने परिचित थे। मास्टर लोंगवान पारंपरिक चीनी युद्ध कला और चिकित्सा के साथ साथ कुछ लुप्त हो चुके लोक कौशलों में भी पारंगत हैं। वे एक एकांतप्रिय गुरु हैं। बाद में ड्रैगन राजा अपना भाग्य बनाने के लिए प्रकाश की भूमि पर चला गया और जब तक उसकी जेल में मृत्यु नहीं हो गई तब तक वे दोनों फोन पर संपर्क में रहे तथा अपने जीवन का सारा ज्ञान और उत्कृष्ट कौशल ड्रैगन राजा को दे दिया। अब श्री गुप्ता की पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई है। उन्होंने देश भर के कई प्रसिद्ध डॉक्टरों से इलाज करवाया है लेकिन कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर सका। केवल ड्रैगन किंग ही उन्हें ठीक कर सकता है। इसलिए अपनी पत्नी की खातिर आमतौर पर ईमानदार श्री गुप्ता ने अपना पहला स्वार्थी विचार किया और ड्रैगन राजा का पक्ष प्राप्त करने के लिए रेयांश मेहता के लिए चीजों को मुश्किल बनाना चाहा। बिजली गुल करना कोई विशेष चतुराईपूर्ण रणनीति नहीं है, लेकिन ये ड्रैगन राजा तक सूचना पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ड्रैगन राजा वापस लौट आए और अपनी पत्नी की बीमारी को ठीक करने में मदद कर सके। श्री गुप्ता ऊपर से तो शांत दिखाई दे रहे थे लेकिन अंदर से वे काफी आश्चर्यचकित थे।
वह जानता था कि रेयांश मेहता एक बहुत ही सक्षम युवक था जो आम लोगों से अलग था, लेकिन मैंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतने अपमानजनक स्तर तक पहुंच जाएगा। ये ध्यान देने योग्य बात है कि उन्होंने मुंबई पावर प्रबंधन विभाग को इसके बारे में सुबह ही सूचित किया था, शतरंज खेलना शुरू करने से ठीक 2 घंटे पहले। परिणामस्वरूप रेयांश मेहता कुछ ही राउंड के बाद उन्हें ढूंढने आ गया, और उसे पूरा यकीन था कि वही गुप्त रूप से सब कुछ निर्देशित कर रहा था। उसे यकीन नहीं था कि रेयांश मेहता सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाने या विशाल कुमार को खत्म करने की हिम्मत करेगा। उसने सोचा कि मकाऊ में उपद्रव मचाने वाला इतना मूर्ख नहीं होगा, इसलिए किसी के लिए भी अपनी जानकारी प्रकट करना असंभव होगा। रेयांश मेहता को कैसे पता चला? किसी भी मामले में यह विधि काफी परिष्कृत है। तुम मुझे ढूंढने आए हो, पर तुमने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। तुम क्या चाहते हो? श्री गुप्ता ने पूछा। रेयांश मेहता शतरंज की बिसात के दूसरी ओर बैठ गया और शांति से बोला, मैं यहाँ श्री गुप्ता से दोस्ती करने आया हूँ। श्री गुप्ता ड्रैगन पैलेस के सदस्य नहीं हैं और वह केवल यूचेन समूह की बिजली कटौती में बाधा डाल रहे हैं, इसलिए रेयांश मेहता बहुत दूर नहीं जाएंगे। दोस्ती करो। जब तुम कुछ समय तक लॉन्गजिंग के अधीन रहोगे और कुछ नहीं होगा, तब हम इस बारे में बात करेंगे, श्री गुप्ता ने उपेक्षापूर्ण लहजे में कहा। यदि ड्रैगन पैलेस भी इसका सामना नहीं कर सकता तो बातचीत जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। रेयांश मेहता हंसा और बोला, ड्रैगन पैलेस? मैं उसे सचमुच गंभीरता से नहीं लेता। असल में वह मेरे लिए कोई खास खतरा नहीं है। ड्रैगन पैलेस का विदेशों में बहुत प्रभाव है, लेकिन जिया किंगडम के भीतर जब तक आप उसकी मदद नहीं करते, वह ज्यादा परेशानी पैदा नहीं कर सकता। मुझे पता है तुम्हें उसकी मदद की जरूरत है। बुढ़िया बहुत बीमार है और बिस्तर पर पड़ी है। अगर कुछ अनपेक्षित न हुआ तो दुनिया में सिर्फ वही है जो उसे ठीक कर सकता है। लेकिन महोदय, इतनी दूर क्यों जाना? मैं आज आपकी पत्नी की स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। श्री गुप्ता ने भौहें उठाईं और आश्चर्य से पूछा, आप प्राचीन चिकित्सा तकनीकें भी जानते हैं? फिर उसने मजाकिया लहजे में अपना सिर हिलाया और कहा, असंभव। मास्टर गु का वंश हमेशा एक ही व्यक्ति को दिया गया है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कोई दूसरा व्यक्ति इसे जान सके। मजाक बंद करो, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। ड्रैगन राजा के गुरु, जिनका उपनाम गु था, के पास कई गुप्त दरबारी तकनीकें थीं, जिनका इतिहास प्राचीन काल से चला आ रहा है, जब वे सम्राट के निजी चिकित्सक और शाही रक्षकों के प्रमुख प्रशिक्षक थे। आधुनिक समय में पीढ़ियों से चली आ रही ये गुप्त तकनीकें प्राचीन पात्रों द्वारा बताई जाती हैं और इनका प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता। इन्हें बहुत गुप्त रखा जाता है और बहुत कम लोग ही इनके बारे में जानते हैं। रेयांश मेहता ने शांति से कहा, कृपया मुझे प्रयास करने का मौका दें, महोदय। क्या होगा यदि यह काम कर गया? मैंने जो सीखा है वह कोई प्राचीन चिकित्सा कौशल नहीं है, बल्कि एक और गुप्त तकनीक है जो लंबे समय से लोगों से खोई हुई है। इसे सुजियान नेई जिंग कहा जाता है, जिसके बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा। रेयांश मेहता ने अपनी चिकित्सा कला की उत्पत्ति के बारे में कहानियां गढ़ीं। खैर, जिया साम्राज्य ने इतिहास में कई महान चिकित्सक और लोक चिकित्सक पैदा किए हैं। अब उन सभी की गिनती करना और उन सभी को ढूंढना असंभव है। कुछ झोलाछाप डॉक्टर इस आड़ का इस्तेमाल करते हैं और कई लोग अभी भी उनके झांसे में आ जाते हैं। बेशक उनके जैसे कुछ लोग भी हैं जिनमें वास्तविक प्रतिभा है। ड्रैगन पैलेस आखिरकार एक बाहरी शक्ति है। एल्डर गुप्ता का इसमें ज्यादा शामिल होना ठीक नहीं है। अगर ड्रैगन किंग ने कुछ गलत किया तो आप भी इसमें फंस जाएंगे और आपकी जिंदगी भर की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। मुझे लगता है तुमने इस बारे में बहुत सोच विचार किया होगा। अगर तुम्हारे पास और कोई विकल्प होता तो तुम उसके पास नहीं जाती। मुझे इसे आजमाने दो, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, और अगर यह काम कर गया तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं उस बुढ़िया को नुकसान पहुंचाऊंगा। आखिरकार मेहता परिवार की सारी नींव मुंबई में है। आपके एक शब्द से ही मेहता परिवार टूट जाएगा। मेरे पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। श्री सुन के कई छात्र नवरंग प्रांत में आधिकारिक पदों पर हैं और उनका प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ है तथा उनका नेटवर्क बहुत व्यापक है। श्री गुप्ता को समझाया गया और वे तुरंत सहमत न होते हुए चुप हो गए। जैसा कि रेयांश मेहता ने कहा, अपने व्यक्तित्व को देखते हुए वह वास्तव में ड्रैगन पैलेस के साथ जुड़ना नहीं चाहता था। कई वर्षों तक एक अधिकारी के रूप में काम करने के कारण वह ईमानदार और सत्यनिष्ठ, साधन संपन्न और चतुर था, और यह अच्छी तरह जानता था कि ड्रैगन पैलेस कितना परेशानी भरा था और एक बार इसमें शामिल होने के बाद अपना नाम साफ करना असंभव था। यदि उसकी पत्नी इतनी बीमार न होती तो वह रेयांश मेहता से निपटने की जहमत नहीं उठाता। आखिरकार उसे जानने के बाद रेयांश मेहता एक दुष्ट व्यक्ति नहीं था। अपने पिता की मृत्यु से पहले वह संभवतः कुछ हद तक अव्यवस्थित और निराश रहा होगा, लेकिन बाद में वह एकदम अलग व्यक्ति लगने लगा, अचानक चतुर और सक्षम हो गया। अब आमने सामने लोगों को पहचानने में श्री गुप्ता के वर्षों के अनुभव के साथ वह रेयांश मेहता के असाधारण गुणों की बेहतर सराहना कर सकते हैं। इसकी तेज धार छिपी हुई है, फिर भी यह आपके सामने तलवार की तरह किसी भी क्षण खींचे जाने के लिए तैयार बैठी है। रेयांश मेहता में युवा जोश और वयस्क जैसा धैर्य दोनों मौजूद हैं। वह जानता है कि कब कार्य करना है और कब झुकना है। ये रेयांश मेहता द्वारा श्री गुप्ता पर छोड़ा गया पहला प्रभाव था। वास्तव में श्री गुप्ता ने मन ही मन सोचा कि यदि रेयांश मेहता को सही मार्ग पर निर्देशित किया जा सके और उसे भटकने से रोका जा सके तो रेयांश मेहता की पारिवारिक पृष्ठभूमि और क्षमताओं को देखते हुए वह समाज में अधिक योगदान देने में सक्षम हो सकता है। लॉन्गक सिंह के विपरीत लोंगशिंग अब जिया साम्राज्य नहीं रहा। आजाद हुए जंगली घोड़े की तरह वह कभी वापस नहीं लौट सकता। उसके हाथ अनगिनत लोगों के खून से रंगे हैं और उसने दूसरे देशों के साथ गहरे रिश्ते भी बना लिए हैं।
रेयांश मेहता अभी भी एक खाली स्लेट है। सिर्फ इस तथ्य से कि उसने नया फोमिंग एजेंट अपने पास ही रखा और विदेशियों को बेचने से इनकार कर दिया, आप बता सकते हैं कि वह किस तरह का व्यक्ति था। श्री गुप्ता ने एक पल के लिए कई बातों पर विचार किया और अंततः उनका स्वर नर्म हो गया जब उन्होंने सिर हिलाया और कहा, तो आपको इसे आजमाना चाहिए। यदि आप इसे ठीक नहीं कर सकते हैं तो मुझे लोंगबिक सिंह के पक्ष में खड़े होने के लिए दोष न दें।